अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और आपसे मुखातिब हूं एक नए सबक के साथ। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सबक नंबर 5 अख्तर शेरानी। इनके नज़म हैं, तो शुरू करते हैं। इनकी पैदाइश 1905 में हुई और इनकी वफ़ात 1948 में हुई। मोहम्मद दाऊद खान अख्तर शेरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए और वो उर्दू के मशहूर महक़िक़ और अदीब हाफिज़ मोहम्मद खान शेरानी के बेटे थे। रियासत टोंक का माहौल नहायत इल्म परूर और ज़बान और अदब के फ़रोग़ देने वाला था। यानी कि जो राजस्थान में जिस जगह के ये रहने वाले थे, वहाँ का माहौल जो है इल्म पर था, यानी कि इल्म पर ज़ोर देने वाला था। अख्तर शेरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई। इन्हें फ़ितरत से बेपनाह लगाव था। कुदरत मनाजिर को इन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया, यानी कि इन्होंने जब भी लिखा है उस चीज़ को, यानी कि कुदरत की चीज़ों पर इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है, उस चीज़ के बारे में इन्होंने ज़्यादा तहरीर की है। अख्तर शेरानी को रोमानी शायर कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर लें, ये आपके MCQs में आ सकता है। ठीक है। इनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी नगमगी है। नज़म, गीत और सानेट इनकी पसंदीदा इसनाफ हैं। इनकी शायरी का कुलियात शाया हो चुका है। अख्तर शेरानी नज़मों का दूसरा अहम मौजू हब्बुल वतनी है। इनकी नज़में अपनी धरती और इसकी हुस्न के जलवों का अक्स झलकाती हैं। यानी कि देखें, जब भी इन्होंने लिखा है तो कुदरत के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा है। और आगे देखें, जब भी पढ़कर एक मानूस फ़िज़ा का एहसास होता है। जिन्हें हम पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कुदरत के बारे में। अख्तर शेरानी मकबूल और बामुकम्मल शायर थे। इनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ था, यानी कि आप देख सकते हैं जो इनके हमें डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो इनकी जो इंतकाल है, वफ़ात है, वो जवानी में हुई थी। आगे देखें, हमें जो है पढ़नी है इनकी नज़म एक देहाती लड़के का गीत। तो अब मैं शुरू करती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। चलें। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फ़ज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। छमाछम मीना की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। यानी कि अब यहाँ देखें, जो लड़की है उसको तशबीह दी गई है सावन की परी से। नोट कर लीजिए। हवा की सरसराहट की फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जब भी माँ बाप की याद आ रही है। जब भी मसरूफ़ है आओ फ़ग़ां में, यानी कि गमगीन जो है वो आओ फ़ग़ां में, जब भी गमगीन ले में गा रही है। आगे देखें, शुआले में गजर में जाग उठा, यानी देखें शुआले कहते हैं मंदिर को, या हम ये कह सकते हैं कि शिव के मंदिर को ख़ास तौर से शिवाले कहा जाता है। शुआले में गजर भी जाग उठा, ठनाठन ठन की आवाज़ आ रही है, यानी कि जो घंटी की आवाज़ है वो आ रही है। कोई चिड़िया निकलकर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है मैं, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है, मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। अख्तर शेरानी जी ने जो ये नज़म लिखी है, ये एक लड़की के ऊपर लिखी है, यानी हमें नाम से पता चल रहा है एक देहाती लड़की का गीत। तो इस गीत में एक लड़की है जो कि गमगीन लय में गा रही है, और शायद वो ये कह रहे हैं शायद ये उसका ससुराल होगा, तभी उसे माँ बाप की याद आ रही है। इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जो आपको मुश्किल लग सकते हैं। अब हम उन पर गौर करते हैं। अल्फाज मायने देख लीजिए। फ़िज़ा कहते हैं माहौल को। गमगीन ले, जैसा मैंने बताया, गमगीन यानी उदास होना या रंजीदा होना। मसरूफ़ यानी कि किसी चीज़ में मशगूल रहना, बिज़ी रहना हम कह सकते हैं। आओ फ़ग़ां करना, दुख दर्द का इज़हार करना या अपने दुख के बारे में बताना। गजर घंटा, यानी जो जैसा हमें नज़म में हमने पढ़ा था कि गजर की आवाज़ आ रही है, यानी ठनाठन ठन की आवाज़ जो है, घंटी की आवाज़ आ रही है। मंगल गाना, यानी कि खुशी के गीत गाना। शिवालय, शिव का मंदिर, जैसा मैंने आपको बताया था मंदिर। और शिवालय आम तौर पर या ख़ास कहा जाता है शिव के मंदिर को। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये पेपर में आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। बछिया यानी गाय का जो बच्चा है उसको हम बछिया बोलते हैं। आगे देखें, गौर करने की बात देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नज़म में एक लफ्ज़ है जभी। देखें, जभी का इस्तेमाल किया गया है। ये जब और ही का मुरक्कब है। मुरक्कब कहते हैं किसी दो लफ्ज़ों को मिलाकर जब हम कोई अल्फाज बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मुरक्कब। जब और ही का मुरक्कब है। इसी तरह ही के इस्तेमाल से बनने वाले दूसरे अल्फाज भी हैं। मसलन तब और ही को मिलाकर बना है तभी,
अब और ही को मिलाकर बना है अभी, कब और ही को मिलाकर बना है कभी। आप इन्हें एक फहरिस्त बनाकर लिख सकते हैं। नज़म में आओ फ़गां की तरकीब भी आई है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, तो वो यही हैं। आओ फ़गां की तरकीब भी आई है। इसमें 2 अल्फाज आए हैं, आ और फ़गां को मिलाने के लिए जो हमने वाव का इस्तेमाल किया है बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ वाव का जो इस्तेमाल है, इसके यहाँ वाव का जो मायना है वो अलग है, यानी कि वो कवायद है। यहाँ वाव के मायने और हैं, मायना जो है और है। कवायद में इस वाव को हर्फ अत्फ कहा जाता है। यह आपके MCQs में आ सकता है, 199% श्योर आ सकता है कि वाव का जो मायना क्या है, या ये पूछ सकते हैं कि हर्फ अत्फ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। सोचें और बताएं, लड़की के गीत गाते वक्त किस तरह का माहौल है, यानी कि माहौल कुछ ऐसा है कि सावन का मौसम चल रहा है और वो जो गीत गा रही है वो गमगीन लय में गा रही है। बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो पड़ रही हैं और हर जगह बदली छाई हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन 2 देखें, लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही है, यानी जैसा उन्होंने कहा था कि शायद ये उसका घर ससुराल होगा, उसे माँ बाप की याद आ रही है, तभी वो लड़की जो है गमगीन लय में गा रही है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही है, यानी जो है बकरी की मैमे की आवाज़ भी है, बछिया जो है वो चिल्ला रहा है, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं, दुनिया की चीज़ों से बेखबर वो लड़की गाए जा रही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखें, अमली काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्फ अत्फ हमने पढ़ा था ऊपर पैराग्राफ में। हर्फ अत्फ वाव के ज़रिए से 2 लफ्ज़ों को मिलाने की कुछ मिसालें लिखें, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं रात और दिन, ऐसे रात और दिन आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं चांद और सूरज। तो हमें चांद और सूरज के बीच में ये जो वाव का इस्तेमाल है, इसे हम कहते हैं हर्फ अत्फ, जिसका मायना होता है और। तो ये जो है आपका सबक इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इसे क्लियर करें और इंशाल्लाह हम नज़म के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।